साथियों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी अपनों के बीच जुड़ा हूं, खास करके अपने भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा विश्व स्तर पर 5 देशों के भ्रमण को लेकर के कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 जुलाई को देश भ्रमण पर निकले हैं और ये 9 जुलाई तक लगातार विभिन्न देशों का भ्रमण करके भारत वापस आएंगे। तो साथियों, इस दौरे का प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस दौरे का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या पड़ेगा प्रभाव, यानी कि आज का सेशन इसी को लेकर के है कि आखिर अफ्रीका भ्रमण करना है ना, अफ्रीका भ्रमण जो है वो देश की राजनीति में लाएगा क्या एक नया मोड़, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत सामरिक और आर्थिक दृष्टि से और मजबूत होने वाला है। तो साथियों, ढेर सारी बातें हम आज आपसे शेयर करेंगे, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं अपने टॉपिक पर आगे की ओर कि आखिर अपने देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले कहां गए और उसके बाद वो किस अगले देश की ओर गए और किस महाद्वीप में गए। तो ढेर सारी बातें हैं, चलिए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक बातों पर करते हैं चर्चा। यहां पर हम आपको स्पष्ट कर दें कि यह आपका विश्व का मैप है, यह मानचित्र है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि सभी 7 महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो। साथियों, नीचे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि बिल्कुल गतिशील महाद्वीप या फिर श्वेत महाद्वीप कहलाता है और यहां पर मानव जीवन बिल्कुल नगण्य है, न के बराबर है। तो यहां पर हम कुछ चीजों को क्लियर कर दें, स्पष्ट कर दें। जस्ट मिनट, आ जाइए। यहां पर हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि आखिर अगर इस महाद्वीप को इस विश्व स्तर पर हम इसको अगर विभाजित करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ये ऊपर का ये आपका जो महाद्वीप है, खास करके मैं ऐसे अगर इसे डिवाइड करूं तो कुछ ऐसा मैप बनेगा, कुछ ऐसा मैप बनेगा। ये ऊपर के जो महाद्वीप हैं, यानी कि मैं इन्हें नॉर्थ कह दूं और जो नीचे के महाद्वीप हैं मैं उन्हें साउथ कह दूं। इन नीचे के जितने भी देश हैं इन्हें दोस्त ग्लोबल देश कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें ग्लोबल देश कहा गया, या फिर आप कह सकते हैं ग्लोबल साउथ कहा गया या साउथ ग्लोबल कहा गया। क्या कहा गया? साउथ ग्लोबल कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने इन्हें साउथ ग्लोबल क्या कहा, क्यों कहा? क्योंकि ये जो अफ्रीका है या फिर दक्षिणी अमेरिका है या फिर इन जो देश हैं नीचे आप देख रहे हैं खासकर दक्षिण की ओर, ये किसी भी राजनीति में विशेष इंटरफेयर नहीं करते हैं। राजनीति इन द सेंस कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिटिक्स है उसमें इनका कोई विशेष रोल नहीं होता। ये खास करके साउथ ग्लोबल के देश कहलाए और आज हमारा भारत इसी साउथ ग्लोबल देशों का एक अगुवाई करता हुआ देखा जा रहा है कि हमारा भारत इन साउथ ग्लोबल देशों का अगुवाई कर रहा है। यानी कि इन देशों ने खास करके अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ। आपका 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया और द्वितीय विश्व युद्ध विराम की ओर चला गया। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध तो रुक गया लेकिन कोई अब आमने सामने की लड़ाई करने में असमर्थ था। पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया। लेकिन आप देखेंगे, मैं उन्हीं गुटों की बात कर रहा हूं, मैं उसी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहा हूं कि ये जो साउथ ग्लोबल देश हैं ये किसी भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते, खास करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर फोकस करिएगा कि ये देश खास करके इन्हें मैं बहुत ज्यादा विकसित भी नहीं कहूंगा या विकासशील के श्रेणियों में रखा जा सकता है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करूं तो यह थोड़ा सा अपवादित है, यह थोड़ा सा अपवाद स्वरूप है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आखिर अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 5 देशों के भ्रमण पर हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं जो हमारे भारत के आर्थिक उन्नति को दर्शाएंगे, हमारे भारत के राजनीतिक ध्रुवीय बिंदु पर हमारे भारत को लेकर के आएंगे। तो साथियों, हम सबसे पहले तो आपको यही क्लियर कर दें कि वो 5 देश कौन हैं जहां पर
भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पांचों देश का भ्रमण किया जा रहा है या दौरा किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, यही अफ्रीका में आपका पड़ता है एक देश घाना। वे 3 तारीख को यानी कि अभी 3 जुलाई को घाना गए, और घाना के बाद ये अब देखेंगे आप कि यहां आएंगे, और यहां पर है एक देश दक्षिणी अमेरिका का जिसे त्रिनिदाद कहा जाता है। त्रिनिदाद और टोबैको, ये दोनों देश एक ही हैं, अलग अलग नाम है ना, त्रिनिदाद और टोबैको। तो ये यहां से आपके यहां आते हैं, त्रिनिदाद टोबैको आते हैं, और यहां के बाद आप देखेंगे कि इनका जो अगला भ्रमण होगा वो साथियों ब्राजील का है। वो यहां पर आप देखेंगे कि ये ब्राजील आएंगे, और ब्राजील के बाद ये बेटा अर्जेंटीना। ब्राजील के बाद इनका अगला जो भ्रमण होगा अगले देश में वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अर्जेंटीना के बाद वो यहां से निकल करके आएंगे नामीबिया। यहां पर है नामीबिया। तो आपने देखा कि आपके देश के प्रधानमंत्री यानी कि वर्तमान श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा घाना विजिट किया जाएगा, उसके बाद त्रिनिदाद और टोबैको, और तीसरा है ब्राजीलिया, चौथा है अर्जेंटीना, और पांचवा है नामीबिया। इन 5 देशों के भ्रमण पर वो निकले हुए हैं। 9 जुलाई तक यह दौरा चलेगा, खास करके अपने देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यह विश्वव्यापी भ्रमण की ओर, खास करके ये साउथ ग्लोबल देशों की अगुवाई करते हुए यहां पर देखे जा रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा समझिएगा दोस्त, अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो कहा जाता है कि एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा देशों में देखा जाता है। खास करके अगर मैं यहां पर बात करूं तो चाहे वो जनसंख्या के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्रफल के आधार पर हो, अफ्रीका महाद्वीप दूसरे स्थान पर आता है, और इसमें कुल देशों की संख्या 54 है। इसमें कितने देश हैं फिर से बताइए? 54 देश हैं। और ऐसा ही एक देश घाना है, जहां हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी क्या करने जा रहे हैं? यहां पर भ्रमण करने अभी गए हैं 3 जुलाई को। आगे इसके बाद ये आएंगे दक्षिणी अमेरिका के त्रिनिदाद और टोबैको में। लेकिन यहां पर मैं आपको घाना दौरे का आपको यहां पर व्यापक चित्रण करना चाहता हूं। खास करके अगर मैं कहूं ये अफ्रीका महाद्वीप है तो इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। कहा जाता है कि इन देशों में शिक्षा का अभाव रहा है, इसीलिए हम इन्हें अंध महाद्वीप की श्रेणी में भी रखते हैं। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क मकर विषुवत यानी कि ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों रेखाएं गुजरती हुई देखी जाती हैं। दूसरी बात आप देखेंगे विषुवत रेखी जो वन है यहां पर विषुवत रेखा के आसपास बड़े पैमाने पर हैं, जिन्हें विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। साथियों यहीं पर थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहां पर आएंगे, इस बात को थोड़ा सा पॉइंट आउट करिएगा कि मैंने कहा कि दिल्ली से वे कहां गए? दिल्ली से ही वे घाना गए। और आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, यहां कहीं आपको दिखाऊं, तो यहां से वे गए घाना। ये है घाना। घाना की कैपिटल है आकरा, याद रखना है। कहा जाता है कि ये लगभग 8666 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहां गए भैया? घाना गए। लेकिन क्या ये पहली बार अफ्रीकन देशों से ये संबंध बनाने गए हैं, या अपने आर्थिक स्थिति को भारत की अगुवाई करते हुए भारत की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने गए हैं? तो घाना में क्या ऐसी चीज है जहां से हमारे देश की आर्थिक उन्नति हो सकती है, हमारे उनसे संबंध बनाना, हम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बड़े ही मजबूत बन सकते हैं, सुदृढ़ हो सकते हैं। तो साथियों याद रखिएगा कि घाना को मैं आपको बता दूं कि अगर मैं देखूं तो अपने वर्तमान पीएम साहब ये पहली बार नहीं गए हैं भारत से घाना दौरे पर। इसके पहले भी मैं आपको याद दिला दूं, समय था 1957 का पहली बार, और दूसरी बार आप देखेंगे 1995 का। यानी कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले जब देश स्वतंत्र हुआ तो पंडित नेहरू जी के द्वारा भी, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी घाना दौरा किया गया था। यानी कि भारत की अगुवाई करते हुए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी अफ्रीका से संबंध सुदृढ़ करते हुए घाना दौरे पर गए थे। उसके बाद देखा जाता है कि 1995 में दूसरी बार पीवी नरसिम्हा राव साहब गए। पीवी नरसिम्हा राव साहब कहां गए?
घाना भ्रमण पे गए। लेकिन 1995 के बाद कहा जाता है कि यह 3 जुलाई 2025, 30 वर्षों के बाद साथियों आप देखेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के द्वारा घाना भ्रमण किया गया। यानी कि 30 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद इन्होंने अफ्रीका से अपनी सुदृढ़ता को बनाने के लिए, अपनी आर्थिक उन्नति को बनाने के लिए वे यहां पर भ्रमण पे गए। अच्छा, यह भ्रमण कुछ सामान्य नहीं रहा दोस्त। अब यहां पर थोड़ा सा मैप पर समझिए। गोल्ड प्रोड्यूसर, यानी कि मैं आपको बता दूं कि घाना खास करके जिसकी चॉकलेट बनती है, कोक का उत्पादन कर रहा है, खास करके पेट्रोलियम गैस का उत्पादन कर रहा है। घाना बड़े पैमाने पर ब्रिटिश काल से ही गोल्ड का प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। घाना में बड़े पैमाने पर सोने का भी उत्पादन होता है। ये सब बातें अभी हम लास्ट में करेंगे। थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, इसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट ही था। अब यहां पर क्लियर करिएगा कि 1947 में अपना देश आजाद हुआ, यानी कि भारत आजाद हो गया। लेकिन इसी के 10 वर्ष के पश्चात आप देखेंगे कि घाना भी 1957 में ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्त हुआ, यानी कि घाना पर भी ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था। 1957 से घाना भी क्या हुआ, मुक्त हुआ, और ये घाना के नाम से जाना गया। इसके पहले इसे गोल्ड कोस्ट ही कहा जाता था। आकरा इसकी कैपिटल थी, और आपने देखा कि इसकी जो आबादी है 3.50 करोड़ है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि यहां की जो पॉपुलेशन है वो ईसाई है ना, और ज्यादातर आपको ईसाई ही मिलेंगे, कुछ परसेंट आपको इस्लामिक लोग भी मिलेंगे, है ना, मुसलमान भाई मिलेंगे। अब यहां पर समझिएगा कि ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको ये बता दूं, आइए, अगर मैं यहां पर बात करूं तो केरल की जो पॉपुलेशन है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके भारत के अंतर्गत जिसे आप मसालों का बगीचा कहते हैं, केरल की जो पॉपुलेशन है वो 3.60 करोड़ है। ये पॉपुलेशन है ना, ये आपके केरल की पॉपुलेशन है। लेकिन क्या आपको पता है इस देश जो घाना आप देख रहे हैं, इस घाना का भी पॉपुलेशन जो है वो 3.50 करोड़, मैं आपको बता दूं। अब यहां पर आपने देखा कि जितनी जनसंख्या आपके केरल राज्य की है, उतनी जनसंख्या अकेले इस घाना की है। और हां, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, मेरे दोस्त, तो याद रखना उत्तर प्रदेश का जो एरियाज है वो एरियाज लगभग आपको इस देश का देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, बहुत ज्यादा विस्तार इसका नहीं है। पॉपुलेशन भी आप देख रहे हैं कि भारत के एक छोटे से राज्य के बराबर इसकी जनसंख्या है। तो उस आधार पर मैं थोड़ा सा एक तुलनात्मक आपको घाना के बारे में बताने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि आपको चीजें जरूर समझ में आई होंगी। साथियों, अगर चीजें, ये कंटेंट और ये चीजें आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो साथियों अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हां, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने लाइक जरूर कर दिया होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे की ओर। यहां पर आइए, अब बात निकल के आती है कि आखिर ब्रिटिश सरकार जो है इस घाना पर बड़े पैमाने पर आधिपत्य बना के रखा था, और यहां से एक अच्छे खासे क्वांटिटी में यहां से सोना निकाल करके वे अपने ब्रिटेन ले जाते थे। जैसा कि उन्होंने भारत में भी लगातार, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में भी लगातार उन्होंने शोषण किया। और इसी समय यहां एक व्यक्ति आता है, एक ऐसी महानुभूत निकल करके आती है। जैसे आपने देखा कि 1947 में अपना भारत स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुआ, जिसमें बहुत बड़ा योगदान था महात्मा गांधी का। साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कहा जाता है कि वे अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के द्वारा उन्होंने भारत को आजाद कर दिया। अब साथियों, बात यही यहां पर है कि आखिर घाना में भी ऐसे ही बापू के पद चिन्हों पर चलने वाले एक साहब थे, जिन्होंने घाना की आजादी में अपनी जी जान लगा दिया। इन्होंने बिल्कुल बापू जी की तरह ही अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश उपनिवेश से घाना को मुक्त कराया। अब यहां पर समझिएगा, यह साहब का नाम है कामरे नक्रुमा। आई होप आप चीजों को जरूर समझ रहे हैं। कहा जाता है कि यह घाना के एक राजनीतिज्ञ थे, एक राजनीतिक सिद्धांतकारी थे, एक बड़े पैमाने पर एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1957 में जब यह ब्रिटिश सरकार से घाना मुक्त हुआ तो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। साथियों, 1952 से लेकर के 1957 तक गोल्ड कोस्ट के, यानी कि घाना का ही पुराना नाम, प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। जब इसे ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली, दैट टाइम ये यहां के पीएम थे।
1957 से लेकर के 1966 तक घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर ये प्रेसिडेंट भी बने। पैन अफ्रीकनिज्म के एक प्रभावशाली वकील नक्रुमा साहब अफ्रीकी एकता संगठन यानी कि OAU के एक फाउंडर मेंबर भी थे। 1962 में सोवियत संघ से लेनिन शांति का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ इन्हें, तो आप देखते हैं कि इन्हें सोवियत संघ रूस के द्वारा लेनिन शांति का पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। साथियों, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब आते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि आपके पीएम श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा अभी 3 जुलाई को सबसे पहले विश्वव्यापी देश भ्रमण करते हुए 5 देशों की श्रृंखला में सबसे पहले घाना पहुंचते हैं, जिसकी राजधानी थी आकरा। कहा जाता है कि आकरा के अंतर्गत घाना के राष्ट्रपति साहब माननीय महामा जी, इन्होंने सभी चीजों को ताक चौबंद पर रख करके, सभी प्रोटोकॉल को तोड़ करके सबसे पहली बार आप देखेंगे कि ये साहब खुद एयरपोर्ट गए, माननीय महामा जी, और मोदी जी का स्वागत किया, इनको गले लगाया और बड़े पैमाने पर इनको स्वागत किया। और यही नहीं साथियों, इन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। ये किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये पूरे भारतीय जनमानस का सम्मान है, हम सभी भारतीयों का सम्मान है, जो कि देखने को मिल रहा है घाना के अंतर्गत। अब यहीं पर थोड़ा सा आप देखेंगे, इस सम्मान के बाद प्रधानमंत्री जी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से भी नवाजा गया। पीएम साहब खुद ये बात कहते हैं कि घाना के ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफर द स्टार से सम्मानित होने पर मैं बड़ा ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। तो साथियों, बातों को समझिएगा, मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। इन्हें यहां सम्मानित किया गया, उसके बाद आप देखेंगे ये वही पल था जिसको मैंने यहां पर क्लिक कर रखा है। अच्छा, घाना में बड़े पैमाने पर देखा जाता है कि 15 करोड़ के आसपास भारतीय लोग भी हैं जो वहां पर जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वहां पर निवास कर रहे हैं। अब यहां पर दोस्त समझिएगा, कहा जाता है कि श्रीमान पीएम साहब ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने यहां इनका संबोधन किया इनको, और कुछ भारतीय तो ऐसे हैं जो 70 वर्षों से भी अधिक समय से यहां घाना में निवास कर रहे हैं। तो इन सबसे ये मिलते हैं और भारतीय और भारतीयता को यहां पर चरितार्थ करते हैं, एक दूसरे से मिलकर के यह महसूस कराते हैं कि आप सब मेरे घर से हो, आप सब मेरे घर से हो, हम आपको जोड़ करके रखेंगे। यह एक बहुत बड़ी बात है साथियों। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम आगे चलते हैं। अब बात निकल के आती है कि आखिर घाना जो है वो किस तरीके से काफी सुदृढ़ है और यहां से क्या क्या चीजें है ना प्रोडक्शन होता है। घाना से बड़े पैमाने पर गोल्ड आप देख रहे हैं, उसके बाद कोक जिससे कि चॉकलेट बनती है, चॉकलेट तो आपको बहुत पसंद होगा, तो चॉकलेट जो कोको है वो यहीं से बनता है। ऑयल और नेचुरल गैस, बड़े पैमाने पर लकड़ी, हीरे, आपने किम्बरले सुना होगा अफ्रीका में, तो किम्बरले से भी डायमंड तो होता है या विश्व स्तर पर, लेकिन घाना में भी डायमंड की कुछ खाने बेसिक तरीके से देखी जाती हैं। बॉक्साइट और मैग्नीज का प्रोडक्शन करता है। तो बड़े पैमाने पर गोल्ड, कोको और गैस और ये बॉक्साइट, तो इन चीजों को आप देखेंगे कि आयात भारत करता है, और इस चीज को और सुदृढ़ता बनाने के लिए ही हमारे देश के पीएम साहब घाना गए। अब यहीं पर मैं आपको आगे बता दूं कि न केवल इन चीजों को आयात कर रहे हैं, बल्कि पीएम साहब खुद आप देखेंगे कि इन्होंने अफ्रीका में उत्तम किस्म के चावल और गेहूं के उत्पादन के लिए हर संभव सहयोग दे रहे हैं। और इसमें यह बात निकल करके आई है कि हम आपको कृषि तरीके से समृद्धशाली बना देंगे। अब यहां पर उन्होंने हरित क्रांति की भी शुरुआत कर दिया है। कहां? अफ्रीका के अंतर्गत, यानी कि गेहूं के अच्छे किस्म कैसे पैदा हो, अच्छे से अच्छी क्वालिटी चावल के कैसे हो, इसके लिए भारत हर संभव मदद करने के लिए अफ्रीका का तैयार है। दोस्त, भारत घाना को एक गेहूं उत्पादन में मदद कर रहा है। अरिमा फार्म्स CSIR यानी कि कृषि अनुसंधान संगठन जो है, फसल अनुसंधान संस्थान के सहयोग से भारत घाना में जलवायु अनुकूल गेहूं की खेती को प्रोत्साहन कर रहा है। इसका उद्देश्य घाना को गेहूं आयात पर निर्भरता को कम करना और स्थानीय किसानों को सशक्त बनाना है। तो साथियों, आपने देखा कि यह जो विदेश दौरा है, यह जो भ्रमण है, वो किसी मामले में भारत को सुदृढ़ करेगा, किसी भी तरीके से भारत को सामरिक और आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करेगा। जिस समय इराक और ईरान और इजराइल, खास करके
अमेरिका भी इसमें हस्तक्षेप किया, ये युद्ध की स्थितियां बनी थी। दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान से युद्ध के भयावह युद्ध की स्थितियां बनी, युद्ध भी हुआ, तो वो बाद में विराम हो गया। इन सब के बीच यह दौरा साथियों, वाकई मोदी जी का यह भ्रमण विश्व स्तर पर एक नया मुकाम और भारत को एक नया दिशा और दशा देने वाला है। तो साथियों, ऐसी सब बातों को लेकर के हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आप अपने विचार जरूर दीजिएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।